हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश शर्मा आपके फेवरेट चैनल शर्मा फिजिक्स पॉइंट से। आज मैं अपने जनरल साइंस का लास्ट लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं और इसी के साथ हमारा जो मोशन है वो लगभग 7-8 पार्ट इसके आए हुए हैं और इसी के साथ हमारा मोशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपके बिल्कुल किसी भी स्तर के एग्ज़ाम के लिए मोशन में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, भले वो थ्योरी हो या थ्योरी से क्वेश्चन पूछ ले आपसे या फिर न्यूमेरिकल्स पूछ ले। न्यूमेरिकल्स आज भी करा रहा हूँ, इससे पहले भी करा चुका हूँ, या आपको एक नंबर के कुछ MCQs थ्योरी टाइप के बना करके दे। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। अगर आप उसको डीपली पढ़ोगे, सारे लेक्चर देखोगे तो आपको ईजिली सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। ओके, तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद से वो फोर्स वाला लेक्चर आएगा, तो उस पर भी आप लोग बने रहिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट इट्स डिस्प्लेसमेंट। कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो उसका विस्थापन क्या होने वाला है, ये पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बता दूं कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पिंड का डिस्टेंस मतलब दूरी उसकी जीरो है, तो उस केस में हमको उसका विस्थापन बताना है। तो पहला ऑप्शन है इट मे और मे नॉट बी जीरो, तो विस्थापन जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा, मतलब विस्थापन जीरो नहीं होगा। इट मस्ट बी जीरो, इसको जीरो होना ही चाहिए। इट इज नेगेटिव, मतलब विस्थापन नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा ना। तो इस नेगेटिव हो नहीं सकता, विस्थापन हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इस केस में तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और इट कैन नॉट बी जीरो, ये भी गलत है, क्योंकि विस्थापन भी जीरो होता है। विस्थापन भी जीरो होगा, इस विस्थापन भी जीरो हो सकता है। कब? जब उसकी डिस्टेंस जीरो। भैया डिस्टेंस कब जीरो होगी? डिस्टेंस एक ही केस में जीरो हो सकती है, जब बंदा मोशन पे ही ना हो। अगर बंदे मोशन पर है तो उस पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस अवश्य होगा, लेकिन इसने बोल दिया इस केस में कि डिस्टेंस उसकी जीरो है। तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना और आपको पता होना चाहिए कि बंदा जब डिस्टेंस उसकी जीरो है, तो वो जो हमारा ये बंदा है, जो ये पार्टिकल है, ये हमारा काय में होगा, रेस्ट में होगा। जब रेस्ट में होगा, उस चला ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी डिस्टेंस जीरो है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि जब कोई बंदा रेस्ट में होगा तो या मोशन पर नहीं होगा तभी उसकी डिस्टेंस जीरो होगी। इस चीज को हम लेक्चर में भी डिस्कस करे हुए हैं। तो आपने क्वेश्चन जितना हमने पढ़ाया हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप लोग बस उसको डीपली सारे लेक्चर को देखिए और समझिए। और कोई डाउट होता है तो मुझको मेरे व्हाट्सअप नंबर में दे रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ मुझको आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपके सारे डाउट्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इट। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। एक वस्तु है जो रेडियस त्रिज्या आर के वृत्त में घूम रही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वो वृत्त के एक एंड से चलना शुरू करती है। एंड कंप्लीट्स 1.5 रिवोल्यूशन, और 1.5 चक्कर वो कंप्लीट कर लेती है। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इच। तो हमको बताना क्या है, देखो ध्यान से समझो। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं, सर्कुलर वाले काफी शुरू दूसरे या तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्कुलर वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ध्यान से वहाँ देखिएगा। आई बटन में आ रहा होगा आपके सर्कुलर वाला पार्ट जब मैंने कराया था। इसको सर्कुलर वाला पार्ट समझना है, वो पहले आई बटन में जा करके आई बटन पे क्लिक करके उसको देख ले पहले। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो सर्कुलर एक ट्रैक पर जिसकी रेडियस है आर, इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है? आर। इस पे वो चल रहा है, ठीक है, इस पे वो बंदा चल रहा है, और किसी एक एंड से वो चलना शुरू करता है, और चलते चलते जब वो इसी एंड पे आ जाएगा तो उसका एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा हो गया, और वो बोल रहा है कि 1.5 चक्कर पूरे करता है। तो यहां से चलते चलते दोबारा हाफ कहीं यहां तक आ गया होगा। तो इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो बी।
ए से बी तक आने तक उसको 1.5 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 1.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता चुका हूं कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, वो ए से चलता हुआ सर्कल में, सर्कल की रेडियस है आर, ए से चलता हुआ बी तक आता है और इस दौरान वो इस सर्कल के 1.5 चक्कर पूरे कर लेता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो उसने इस दौरान जिसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है और जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का रेशियो बताइए। तो देखिए डिस्टेंस तो क्या रहने वाली है, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि भैया जब एक चक्कर होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल के पेरीमीटर, वृत्त के परिमाप के बराबर होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में ट्रेवल करता है तो उसकी जो डिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं, वो उसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर ही उसका डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर एक चक्कर जब कंप्लीट करता है तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है कंप्लीट सर्कल का, वही उसकी डिस्टेंस हो जाती है। तो इस केस में वो 1.5 सर्कल पूरे करा हुआ है। एक सर्कल जब ए से चलता हुआ ए तक आया, फिर ए से चलता हुआ बी तक चले गया, तो उसने 1.5 चक्कर कंप्लीट करे, मतलब 1.5 सर्कल पूरा किया। तो जो इस केस में उसकी डिस्टेंस डी रहने वाली है वो हो जाएगी 2πr प्लस 2πr, मतलब एक चक्कर के लिए सर्कल की पेरीमीटर प्लस, अब हाफ और चला है ना वो, तो उस केस के लिए मतलब हाफ सर्कल की पेरीमीटर आ जाएगी, तो हो जाएगा 2πr अपॉन 2 से 2 कट गया, तो 2πr प्लस पाई आर, 2πr प्लस पाई आर कितना हो गया 3πr। तो इस केस में उसकी डिस्टेंस तो हुई 3πr। ओके, अब मैं अगर बात करूं किसकी, ये तो इसकी डिस्टेंस रही, अब मैं बात करता हूं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होती क्या है कि फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी तो कौन सी है, सबसे छोटी दूरी ये वाली है। तो देखो ये केंद्र बिंदु को, सेंटर पॉइंट को आप ओ मान लो, तो ये वाली ये भी रेडियस है उसके आर, ये भी उसकी रेडियस है आर, तो ए से बी चेक की जो डिस्टेंस हो गई या जो इसकी लेंथ हो गई, मैं कह सकता हूं आर प्लस आर, और यही इसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2r। तो जो हमको रेशियो चाहिए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो हो जाएगा 3πr है इसकी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली है इसकी 2r, तो r से कट गया r, तो 3π/2 डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से सोचना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बोर्ड में है, क्या लिखा है, क्या है ये क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर। एक पार्टिकल है वो वर्ग के किनारे पे इस तरीके से चलता है, वर्ग बनाया हुआ है मैंने, तो एक पार्टिकल है जो वर्ग के किनारों पे इस तरीके से चल रहा है वो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ l। तो जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसकी जो साइड है, उसकी जो भुजा दे रखी है वो l दे रखी है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है एंड रीचेस द अपोजिट कॉर्नर, ए के अपोजिट कॉर्नर पे, अपोजिट कोने पे पहुंच जाता है, मतलब उसके विपरीत कोने पे जो कि सी है, वहां पहुंच जाता है चलते चलते, अपोजिट कॉर्नर सी, बाई ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। अब सी तक कैसे पहुंचता है वो, पहले ए से बी जाता है फिर बी से सी चलता है। इफ द टाइम टेकन इज टी, ए से सी तक आने में जो उसको टाइम लग रहा है वो टी लग रहा है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, तो इस केस में उसकी हमको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसमें, हिंदी मीडियम वालों को दोबारा बता दूं कि कोई एक पार्टिकल है वो हमारे वर्ग के साइड पर चलना, वर्ग के साइड पर चलता है, वर्ग की भुजा में चलता है, और उस वर्ग की जो भुजा है वो एल है, और वो चलते चलते ए से चलते चलते उसके कॉर्नर, उसके अपोजिट कॉर्नर जो उसका विपरीत कोना है सी पर पहुंच जाता है। कैसे कि पहले वो ए से बी चलता है फिर बी से सी आ जाता है, और हमको इस केस में क्या बताना है कि जब वो ए से सी तक पहुंच गया तो इस केस में उसकी वेलोसिटी बतानी है, और ए से सी तक पहुंचने में उसको टाइम लगा है टी। तो इजी क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी क्या कहता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से पहले इस केस में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ए से सी को मिला दो। अब देखो ए बी सी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो जिसकी ए बी साइड एल है, बी सी साइड एल है, तो ये वाली साइड पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, विच मीन्स रूट 2l, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 रूट के अंदर 2l स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट 2l हो जाएगा।
और इस अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपने पास √2L आ गया और टाइम ए से सी तक आने तक t था, तो ऑप्शन छाटिए √2L/t, √2L/t, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं कि लाइन में होने वाले क्वेश्चन है और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इजीली अभी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे बोर्ड पे कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबी है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो वेग है, जिस वेग से वो चल रही है रेलगाड़ी हमारी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसका वेग है। द टाइम इज टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग इज। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारे पास एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसको 1 किलोमीटर लंबे पुल को, लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये एक ब्रिज है, सोच लो ये एक ब्रिज है अपना, ये ब्रिज है जो कि 1 किलोमीटर लंबा है, इसको मीटर में लिख देता हूं तो मैं, ये हो गया अपना 1000 मीटर। ओके, ट्रेन कहीं यहां पे खड़ी है, सोचो उसका इंजन शुरू में जैसे हमको इस ब्रिज पे चढ़ने ही वाला है, तो ये ट्रेन है अपनी 100 मीटर लंबी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 1000 मीटर लंबा अपना ब्रिज है। ट्रेन की स्पीड अगर मैं बात करूं, ट्रेन की वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और हमको आंसर बताने हैं सेकंड में, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, लास्ट से लास्ट लेक्चर में, तो आई बटन में वो लेक्चर आ रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे चेंज करते मैंने बताया था। तो इसको हम लोग 5/18 से क्या कर देंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5/18 से जैसे इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो इसको थोड़ा सा इजी कर लो, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया ये। तो v = 60 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने पहले काय में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और चेंज कैसे किया, उसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करी। और कैसे ये करी, इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग मेरे लेक्चर को लास्ट लेक्चर जो आएगा आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा है, तो उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो अब हमने पता लगाना है कि उसको इस 1000 लंबे मीटर ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल और वेग एक ही जैसे हो जाते हैं जब कोई भी वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही होती है। तो चलो चाल भाई वेग ही कह लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो इस केस में है वो अपनी, देखो एक चीज देखो, ये 1000 मीटर यहां से चलना शुरू कर रहा है, जब यहां तक पहुंच जाएगा, इसका इंजन यहां पे पहुंच जाएगा, तो 1000 मीटर तो कवर हो गया। लेकिन इसको ये 100 मीटर अपनी ट्रेन की खुद की लंबाई भी तो कवर करनी है, क्योंकि जैसे जैसे वो यहां पहुंचेगा, 100 मीटर पार करते करते वो जब ट्रेन यहां पहुंचेगा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 100 मीटर लंबा ट्रेन है, जैसे ही वो इस पे इंजन जैसे इसके अंदर आ गया, उसने इस 1000 मीटर ब्रिज के ऊपर चलना शुरू कर दिया। और यहां पे देखो कि जैसे ही उसके ट्रेन का इंजन यहां पे पहुंचेगा, और इंजन यहां से चलना शुरू करा था, इंजन यहां पे पहुंच गया, तो इंजन ने तो 1000 मीटर कवर कर लिया। लेकिन खाली इंजन का तो पूछा नहीं है, पूरी ट्रेन के बारे में पूछा है, जो कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है। तो 100 मीटर लंबी ट्रेन जब इसको ऐसे क्रॉस करेगी, तो उसका इंजन कहां पहुंच गया होगा, कहीं यहां पहुंच गया होगा। तो पूरी ट्रेन डिस्टेंस जो कवर कर रही है बेटा, वो 1000 मीटर तो ये वाली कवर कर ही रही है, साथ ही साथ 100 मीटर उसकी ये वाली भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि इस 1000 मीटर लंबे ब्रिज पर ट्रेन की लंबाई भी ऐड होगी, तब जाकर के हमको टोटल डिस्टेंस जो इस केस में लेना है वो लेना है 1100 मीटर। और जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है वो 50/3 दे रखी है, 3 ऊपर चले जाएगा तो 1100 इंटू 3/50, 0 से 0 कट गया, और 5 से अगर 110 को काट दें तो चलो इसको हौच पौच हो रहा है, 110 गुणा 3 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 2 10, 1 बच रहा है, 5 2 10, तो 5 22 बच रहा है, 22 इंटू 3 कितना हो गया, 6,
66 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर नंबर बी इज करेक्ट और 66 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो समझने वाली बात यही थी, बंदा इसमें गलती कहाँ कर जाते हैं बच्चे की, इसको 1000 डिस्टेंस की 1000 ले लेते हैं और मीटर पर सेकेंड तो चलो ठीक था कि वेलोसिटी दे रखी थी उससे डिवाइड कर देते थे, बट 1000 नहीं होगी। जिसमें आप लोग डिस्टेंस लोगे वो ट्रेन की डिस्टेंस को भी काउंट करोगे। क्यों ट्रेन की डिस्टेंस काउंट करो, इस चीज को यहां से समझने की कोशिश करो। 1000 मीटर लंबा ये ब्रिज है। अब ये 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है उसका इंजन तो शुरू में यहां पर पहुंच चुका है, और जैसे ही इंजन उसका यहां पहुंच जाता है इस कॉर्नर पे जैसे ही उसका इंजन पहुंचता है, इंजन ने तो आपके शुरू वाली बोगी ने तो यहां पर इंजन ने तो क्या कर लिया, 1000 मीटर यहां से यहां तक कवर कर लिया। लेकिन क्या इसमें ट्रेन क्रॉस होगी ब्रिज से? नहीं हुई ना। ट्रेन को तो और 100 मीटर जब चलेगी इधर तक, और ट्रेन 100 मीटर जब इधर तक चलेगी क्योंकि उसकी लंबाई 100 मीटर है, तब जाकर के वो पूरा इसको क्रॉस कर पाएगी। तो टोटल जो लंबाई उसकी, टोटल जो डिस्टेंस कवर होने वाली है वो यहां से लेकर के यहां तक की उसकी डिस्टेंस काउंट होगी। समझ वाली बात? ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इट। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ये जो ग्राफ आपको दे रखे हैं 4 ग्राफ, इन ग्राफ में बताता है कि कौन एक दिशा में गति के लिए, वन डायमेंशन मतलब एक दिशा में गति कोई पार्टिकल कर रहा है, उसके पॉसिबल उसके रिप्रेजेंटेशन को नहीं दिखाता है। तो ग्राफ है वो एक दिशा में गति जो है पार्टिकल की उसको नहीं दिखाता है। इसमें से कौन सा ग्राफ है? ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं, वो ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं। 4 ग्राफ तो दे दिए लेकिन इसके कुछ ऑप्शंस भी थे। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं कि देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका है कि भैया ए एंड बी ग्राफ। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है कि ए एंड सी ग्राफ। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है कि बी एंड डी ग्राफ। और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से कि ए और बी जो है वो एक डायमेंशन मोशन को, मतलब एक दिशा में गति को नहीं दिखा रहे हैं, या ए और सी नहीं दिखा रहे हैं, या फिर बी और डी नहीं दिखा रहे हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं दिखा रहा है। तो ये जो 4 ग्राफ दे रखे हैं इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो एक दिशा में, पार्टिकल एक दिशा में गति कर रहा है, उसकी गति को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके चारों ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी पार्टिकल एक दिशा में एक ही डायमेंशन में गति कर रहा होता है तो टाइम के अलोंग, टाइम के साथ साथ उसका जो डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो लगातार बढ़ता रहेगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जब एक दिशा में गति करेगा तो टाइम के अलोंग उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा बढ़ता रहेगा। तो पहला जो ग्राफ दे रखा है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड करी और टाइम के बीच में दे रखा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में दे रखा। तो देखो यहां तक तो ठीक था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ठीक था कि लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा था। लेकिन फिर देखो क्या हो गया, घटा फिर बढ़ा, घटा फिर बढ़ा। तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसा केस आएगा? एक वन डायमेंशन मोशन में ऐसा केस आएगा कि एक ही दिशा में जब वो गति कर रहा है तो कहीं पर फिर से उसकी स्पीड कम हो जाए, सॉरी उसकी डिस्टेंस कम हो जाए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड उसकी कम हो जाए, फिर बढ़े, फिर कम हो जाए, फिर बढ़े। ऐसा तो वन डायमेंशन मोशन पे नहीं हो सकता ना। तो ये जो ग्राफ है वो गलत है। ठीक, अच्छा, पोजीशन और टाइम। पोजीशन और टाइम देखो, एक ही टाइम पर इसकी 2 पोजीशन आ रही है। देखो इस टाइम की यदि मैं बात करूं, इस टाइम से अगर सीधी लाइन खींचूं तो मेरी पोजीशन कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक टाइम पे मेरी 2 पोजीशन हो जाए? एक ही टाइम पर मैं अपना दिल्ली में भी हूं और एक ही टाइम पे मैं अपने जयपुर में भी हूं? क्या पॉसिबल है कि एक ही समय में मैं दिल्ली में भी और एक ही समय में जयपुर में भी? तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो ये ग्राफ भी गलत है अपना। ओके, अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो क्या एक टाइम पे किसी एक पार्टिकल की 2 वेलोसिटी हो सकती है? इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे मैंने सीधी लाइन खींची तो इसकी एक वेलोसिटी ये आ रही है और एक वेलोसिटी ये आ रही है। तो ये भी पॉसिबल नहीं कि एक पार्टिकल की एक ही टाइम पर 2 वेलोसिटी हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया। डी की यदि मैं बात करूं तो ये स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है और ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती है की, क्योंकि इस केस में है क्या, वाइस केस में क्या दिखा रही है कि वेलोसिटी दिखा रखी है और इस केस में पोजीशन दिखा रखा है और इस केस में अपना डिस्टेंस दिखा रखा है। तो हर केस में कुछ ना अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन के लिए, एक दिशा में गति के लिए। तो चौथा जो ग्राफ देखा है स्पीड और टाइम के बीच में देगा, तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में दे रखी है स्पीड, तो क्या नेगेटिव में हो सकती है? स्पीड नहीं हो सकती है। इस तरफ ये भी नेगेटिव में दे रखा है और इस तरफ ये वाई एक्सिस में नेगेटिव में दे रखा है, तो ये नेगेटिव में नहीं हो सकती है स्पीड।
स्पीड क्या हो सकती है अपनी, नेगेटिव में नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, उसमें वो कभी भी अपना नेगेटिव में वैल्यू नहीं देता है। क्यों? क्योंकि स्पीड का मतलब क्या है, दूरी परिवर्तन की दर, द रेट चेंज ऑफ द डिस्टेंस। कौन सा ग्राफ सही होने वाला है, तो कोई भी सही नहीं होने वाला। देखो ये तो पहले ही कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका, और स्पीड का भी हमने देख लिया कि भैया नेगेटिव में नहीं होगी। तो वन डायमेंशन या फिर एक दिशा में गति करने के लिए ये पूछा गया था कि चारों में से कौन सा ग्राफ होगा या कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा एक दिशा में गति को। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ऑल। इसका चौथा ये होगा कि ऑल ऑफ दिस नॉट पॉसिबल। ऑप्शन गलत लिखा है मैंने, ऑल ऑफ दिस पॉसिबल लिखा है ना, तो ये होगा ऑल ऑफ दिस नॉट पॉसिबल। ओके, ऑल ऑफ दिस नॉट पॉसिबल, क्लियर है, ऑल ऑफ दिस नॉट पॉसिबल होगा। तो क्योंकि देखो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिशा में जाते जाते अपनी कभी उसकी डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर उसकी दो पोजीशन नहीं हो सकती, और अलग अलग ग्राफ अलग अलग टाइम, जैसे पहला वाला ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड और टाइम के बीच में, दूसरा ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में, तीसरा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, चौथा ग्राफ स्पीड और टाइम के बीच में। तो एक टाइम पर उसकी दो पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी भी आ रही है इसी टाइम पर और ये वेलोसिटी भी आ रही है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कोई भी ग्राफ इसमें पॉसिबल नहीं है, ऑल ऑफ दिस आर नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर चौथा नंबर क्या होगा, सही होगा। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इट। आज का लास्ट क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल ए एंड बी, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है, बोल रहा है कैसा ग्राफ है उसको पढ़ो। ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में जो ग्राफ है, कह रहा है कि विस्थापन समय के बीच में ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन है एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सेस। वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो टाइम एक्सेस, जो हमारी एक्स एक्सेस होगी, जो टाइम वाला अक्ष होगा, समय वाला जो एक्सेस होगा, उसके साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी वी ए एंड वी वी का रेशियो फाइंड आउट करना है। पहले ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ कैसा कह रहा है। देखो ग्राफ किस किस के बीच में, एक ये वाली लाइन है डिस्प्लेसमेंट, इसको कह सकते हैं हम लोग विस्थापन, और ये वाली लाइन है कह रहे हैं टाइम, मतलब समय। ओके, दो पार्टिकल्स के लिए ग्राफ है, एक ए के लिए और एक बी के लिए, ठीक। और जो ए पार्टिकल का विस्थापन समय के बीच का जो ग्राफ है, वो समय वाला जो एक्सेस है उसके साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण, और जो बी पार्टिकल है उसके लिए जो ग्राफ हमें मिला है वो समय एक्सेस के साथ बना रहा है 45 डिग्री का कोण। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का रेशियो बताओ, ठीक। देखो इसका अगर हम पहले वेलोसिटी के रेशियो की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें यह पता होना चाहिए, देखो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। विस्थापन और समय ग्राफ का जो ढाल है वो हमें वेग देता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज को लिख देता हूं, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, जब मैं ग्राफ के बारे में बता रहा था, तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रही है, उसको आप लोग देख सकते हैं ग्राफ वाली, ठीक। तो ढाल इक्वल टू स्लोप इक्वल टू, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं कि क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, विस्थापन, एंड टाइम मतलब समय, ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बोले तो ढाल किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, टाइम, समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो मुझे पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की वेलोसिटी मिल सकती है। और जो स्लोप होता है उसको हम लोग, पता है कि हम लोग tan थीटा से दिखाते हैं, किसी के भी स्लोप को tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा स्लोप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। tan थीटा बराबर स्लोप है ढाल, किसी का भी ढाल, किसी भी ग्राफ का ढाल tan थीटा होता है। और ये जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण होता है किसी भी ग्राफ का, ठीक है। तो ए पार्टिकल ने टाइम एक्सेस के साथ या एक्स एक्सेस के साथ या समय एक्सेस के साथ कितना कोण बनाया, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे हम लोग। और ऐसे बी पार्टिकल ने कितना बनाया, 45 डिग्री। तो मैं यदि वेलोसिटी ए की बात करूं, ए की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ए ग्राफ का जो ढाल है, ए पार्टिकल ने जो ग्राफ बनाया उसका जो ढाल है मतलब tan 30 डिग्री,
ओके। और बी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, वी बी, उसने कितना ढाल उसका जो ढाल है वो कितना है 10, और एंगल कितना बनाया एक्स के साथ उसने 45 डिग्री। तो वी ए अपॉन वी बी हमको चाहिए, वी ए अपॉन वी बी ही तो हमको चाहिए, क्योंकि रेशियो मतलब डिवाइड चाहिए दोनों का। तो वी ए कितना होता है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री है, और 10 45 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर आ गया 1/√3। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उत्तराखंड बंदरों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड बंदरों की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करें और मेरे लेक्चरों को फॉलो करें। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन और आ सकता था। वो क्या आता, देखो वो ये आ सकता था कि भैया देखो यही चीज कह देता कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसमें एक पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, वो समय एक्स के साथ 30 डिग्री, समय एक्स के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है। अभी बताओ कि दोनों में से वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका ढाल ज्यादा होगा। ढाल ज्यादा किसका, बैठ करके पता कर लो। एक बंदे को यहाँ पे बैठा दो, एक बंदे को यहाँ पे बैठा दो, जो बंदा ज्यादा तेजी से नीचे को फिसलेगा उसकी ढाल ज्यादा है। तो कौन सी की ढाल ज्यादा है, बी की ढाल ज्यादा है। तो हम कह देंगे कि वेलोसिटी वी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हमने 5-6 क्वेश्चन जो भी ये करे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे हैं जो अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले वो छोटा है, कोई भी छोटे लेवल का एग्जाम है, बड़े लेवल का एग्जाम हो, सबके लिए जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, जितना भी मैंने थ्योरी आपको मोशन में पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। तो आप लोग मेरे सारे लेक्चर को देखिए, मोशन के जितने भी पार्ट इसमें बने हैं, 6 7 8 पार्ट इसमें टोटल बने हैं, उनको देख करके आपके जितने भी जिस भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो थ्योरी क्वेश्चन आए, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आप लोग इस पर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और उन सारे लेक्चरों को देखने के बाद यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वहाँ भी आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, गुड लक आपके सभी एग्जामों के लिए।